गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे, जिसकी शुरुआत हमने कल की वीडियो में की थी कि संविधान क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है। संविधान लिखित और अलिखित नियमों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार, उसकी बनावट, उसके कार्य, उसकी शक्तियां, उसकी सीमाएं, नागरिक, उसके अधिकार और उनके अधिकारों पर और राज्य और नागरिकों के बीच आपसी संबंधों के बारे में वर्णन किया जाता है। तो संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है? संविधान किसी देश की राष्ट्रीय पहचान होता है। संविधान ही हमें बताता है कि हमारे क्या अधिकार हैं। संविधान ही सरकारों में समन्वय बनाए रखता है, विभिन्न अंगों के बीच समन्वय बनाए रखता है, विभिन्न अंगों को शक्तियां प्रदान करता है और उन शक्तियों के ऊपर सीमाएं भी लगाता है। तो इस तरह की चर्चा हमने कल की वीडियो में कर ली है। आज हमने देखना है कि भारतीय संविधान कैसे बना और ये अब तक सफलतापूर्वक क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान कैसे बना। आपको पता है कि स्वतंत्रता से पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिशर्स के अधीन था, उपनिवेश था भारत ब्रिटिशर्स का। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इन महाशक्तियों की शक्तियां कुछ कम हो गई। उनको लगने लगा था कि अब ज्यादा दिन तक इन उपनिवेशों पर अधिकार नहीं जमाए रखा जा सकता। तो आजादी से पहले ही ब्रिटिश ने कहा कि एक कैबिनेट मिशन भेजा भारत में और उसके द्वारा ये सलाह दी, ये कहा कि आप एक संविधान सभा का गठन कर लीजिए, संविधान बना लीजिए। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946, जुलाई 1946 में, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अखंड भारत था, भारत और पाकिस्तान भी नहीं बटा था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा बनी जुलाई 1946 में, उसके कुल सदस्य थे 389 कुल सदस्य थे। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। तो अब तीनों के बारे में समझ लीजिए आप। जो ब्रिटिश एम्पायर, इसके अंडर के पहले ब्रिटिश प्रांतों में थे 292 सदस्य। उस समय भारत को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा हुआ था। एक तो वो जगह जो ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में थी और एक वो जगह थी जो देसी राजाओं के कंट्रोल में थी, लेकिन उनके ऊपर भी कोई अगर बड़ा उन्हें निर्णय लेना है तो ब्रिटिश क्राउन से ही पूछना पड़ता था, ब्रिटिश की महारानी से ही पूछना पड़ता था। अंडरस्टूड? तो उन्हें कहा जाता था देसी रियासतें। तो एक तो हो गया ब्रिटिश प्रांत, दूसरा होगा देसी रियासतें। और जो ब्रिटिश प्रांत थे उन्हीं में, जैसे आजकल यूनियन टेरिटरी होती है, उस समय थी चीफ कमिश्नरी। 4 चीफ कमिश्नरी थी, उनमें से 4 सदस्य चुने गए की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर। जो 292 प्लस 4 सदस्य हैं वो चुने गए थे समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। 1935 में जो प्रांतीय विधानसभाएं स्थापित की गई थी, उनके सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। अंडरस्टूड? 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नरी के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से वो चुने गए थे। ये चुनाव वाले चैप्टर में और कर दूंगी मैं, ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, ये हम चुनाव में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब बच गए 93 सदस्य।
जो 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों के द्वारा मनोनयन किया गया था, चुने नहीं गए थे, मनोनयन किया गया था। अब अगर कोई पूछे कि संविधान सभा में सदस्य मनोनीत या चुने हुए, तो दोनों प्रकार के सदस्य थे। जो ब्रिटिश प्रांतों से थे वो चुने हुए थे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, और जो देशी रियासतों से थे वो मनोनीत थे, यानी उनको ऐसे ही भेज दिया गया था मनोनीत करके, ठीक है, वोटिंग नहीं हुई थी उनके लिए। तो अब बात आती है चीफ कमिश्नरी के, भी मैं आपको नाम में बता देती हूँ कौन कौन सी थी वो चीफ कमिश्नरी। 4 चीफ कमिश्नरी थी उस समय ब्रिटिश इंडिया में। अगर हम इसको ABCD के माध्यम से देखें तो इस तरह होगा: अजमेर, बलूचिस्तान जो आज के दिन पाकिस्तान में है, जहाँ पर काफी ज्यादा मिनरल है, जैसे हमारे झारखंड में वहां पर भी है, और सी से बनता है कुर्ग जो आज के दिन कर्नाटका में है, और दिल्ली का तो आपको पता ही है, राजस्थान में। ओके, तो ये 4 चीफ कमिश्नरी थी उस दौरान, और बाकी ब्रिटिश भारत था और देशी रियासतें थी। 292 प्लस 4 ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से, और 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने गए। जो 93 थे वे मनोनीत किए गए, 292 प्लस 4 थे वो चुने गए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि किस आधार पर, किस चीज को आधार माना गया 389 की आंकड़ा कैसे आया। उस दौरान भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, तो ये निर्णय लिया गया कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था, तो इस हिसाब से लगभग 389 हो गए। तो टोटल एक्यूरेट 40 करोड़ तो नहीं थी, तो इस तरह से 389 सदस्य टोटल चुन लिए गए, क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या के पीछे एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। और इन 389 में 8 सदस्य ऐसे भी 28 सदस्य ऐसे भी थे जो कि अनुसूचित जातियों से लिए गए थे। अंडरस्टूड? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया, जिनमें से 28 सदस्य अनुसूचित जातियों से भी लिए गए थे। और जनसंख्या का हिसाब किताब 3 कैटेगरी में बांटा गया: मुसलमान, सिख और जनरल। जनरल में आते थे हिंदू, एंग्लो इंडियन, पारसी और ईसाई, ये लोग जनरल माने गए थे। और सिख जो पंजाब के सिख थे, और मुसलमान, इन तीनों की जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर सदस्यों को लिया गया था संविधान सभा के लिए। तो अब बात आती है कि हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। बच्चों, हमारी संविधान सभा की बैठकें आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि ये बन तो गई थी जुलाई 1946 में ही बन गई थी ये। अंडरस्टूड? और पहली बैठक हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जो उस समय के सबसे उम्र दराज के नेता थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया, 207 लोगों ने भाग लिया, और इनमें 9 महिलाएं भी शामिल थी, और बाकी जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे और देशी रियासतों के काफी सदस्य थे, उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया। वो बैठक में नहीं आए। मुस्लिम लीग तो ये चाहती थी कि भारत अलग से मुस्लिम एक राष्ट्र की स्थापना की जाए, तो हम अपना अलग से संविधान बनाएंगे, ये एक कारण था। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब बात आती है इसके स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो पूरी विधानसभा में अध्यक्ष रहे। और
आजादी, जब देश गणतंत्र बन गया तो उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद फिर 13 दिसंबर को दो के बाद उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि हमारा जो हम इतनी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, उसका उद्देश्य क्या है, संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार का दस्तावेज हम बनाने जा रहे हैं, वो सारी बातें उस उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कि हमारे देश का आज के दिन भी अगर आप संविधान के फर्स्ट पेज पे देखोगे तो उद्देश्य का लिखे हुए प्रस्तावना, प्रेमबल भी कहते हैं इसे, और आपकी किताबों के भी पहले पेज पे प्रेमबल मिल जाता है। इसमें संविधान में हम आगे क्या क्या लिखने जा रहे हैं, किन बातों पर हम बहस करने जा रहे हैं, वो सारा लिखा हुआ था, उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। लेकिन जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पास नहीं हो सका क्योंकि मुस्लिम लीग और देसी रियासतें बहिष्कार कर रही थी बैठकों का, इसलिए वो पास हुआ जून 1947 में। जब ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनेगी, ये हुआ था 3 जून 1947 की योजना के अनुसार ये कंफर्म हो गया था कि पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनेगी। तो उसके बाद जून में ही फिर जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको पारित कर दिया गया। ओके, अब बात आती है कि जब हमारे देश की संविधान सभा बनी तो उसमें कितने सदस्य थे, उसमें थे 299। देखो पहले थे 389, इसमें थे 299, लगभग 90 सदस्य नहीं थे इसमें। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन करके तैयार
और इसको लाभ कीजिए। ओके, थैंक यू।